ये दोस्तों आज जो है हमारे आसपास के पदार्थ, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो एक अंक के आते हैं। यानी जब आप बोर्ड पेपर देंगे ना, तो बोर्ड पेपर नहीं लिखनी, यहाँ पर जो आपका 9वीं का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो 1+1 यानी 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक एक अंक से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इसलिए आज हम वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये जो वेरी शॉर्ट प्रश्न होंगे ये 2 तरीके के होंगे। एक ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कोई भी मास्टर हो कैसा भी पेपर बनाए इस तरह का प्रश्न जरूर देगा। दूसरा दोस्तों क्या होता है ना, जब आप चैप्टर जब पढ़ते हैं तो एक समय बाद चैप्टर पढ़ा हुआ चैप्टर ना पढ़ा हुआ एक जैसा हो, यानी आप चैप्टर पढ़ने बाद कुछ समय बाद क्या होता है, जो चीज़ें होती है ना वो भूल जाते हैं, तो आपको लगता है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब एक जैसा हो जाता है। तो इस चैप्टर के प्रश्नों को ऐसा रखा गया है कि चीज़ों का रिविजन करते हुए आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला है पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं, वो वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। एंड देखिए दोस्तों, जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर 2 गुण होता है, यानी वो कुछ ना कुछ द्रव्यमान घेरेगा और एक स्थान घेरेगा, यानी वो जगह घेरेगा और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। चाहे रेत का एक कण हो, चाहे पानी का एक बूंदी क्यों ना, आप हो हम हो कुछ भी हो, और हर चीज़ का क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरेगा। उसे ही पदार्थ हम कहते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, यानी पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लोहे का टुकड़ा, इसको छोटा छोटा तोड़ेंगे ना तो छोटे 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 ऐसे कणों में बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे असंख्य लाखों अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम अपनी नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद दिखेगा, आँख से नहीं दिखेगा। तो ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला देखिए, पदार्थ के कणों के कितने गुणों में होते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं, कोई भी पदार्थ लिए, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे पानी हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों के 3 प्रमुख गुण होंगे। कौन कौन सा, पहले उनके बीच में रिक्त स्थान होगा, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उनके बीच में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। ठोस में कम होगा, द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा, द्रव में मध्यम होगा और गैसों में ज़्यादा होगा। वे निरंतर गति करते रहते हैं, और देख सकते हैं जो कण होंगे ना निरंतर गति करेंगे। जैसे ठोस के कण कम गति करते हैं, द्रव के मध्यम में करते हैं, और जबकि क्या होता है जो गैस होता है उसके जो द्रव होते हैं ज़्यादा गति करते हैं। इस वजह से आप देख सकते हो कि जब गर्म खाना होता है ना तो उसकी खुशबू में दूर तक आती है, या जब कमरे में परफ्यूम मारो तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है, क्योंकि उसके कण गति करते हैं। एक जगह मारा तो उसके यहाँ पर मान लीजिए आपने परफ्यूम छूटा, उसके कण यहाँ तक पहुँच गए, क्यों, क्योंकि उसके कण गति करते हुए यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। इस बात को याद रखिएगा। और तीसरा गुण क्या, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण है कि जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप घर में जाइएगा, आप ऐसा देखिए इस टाइप का आपका नल होगा, ठीक है, और नल के सामने आप जाइएगा और टोटी को चालू कर दीजिएगा, आप देखिए ऐसा पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पानी गिरे ना तो आप एक लकड़ी हो गया या अपनी उंगली को इसके नीचे रखिएगा, आप अपनी क्या कीजिएगा, आप अपनी उंगली को या लकड़ी को इसके नीचे ऐसा रखिएगा। जब रखेंगे ना तो पानी 2 धाराओं में बढ़ जाएगी, एक इधर से गिरेगा एक इधर से गिरेगा। तो हमने क्या किया, उंगली या लकड़ी लगाकर पानी को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन जब नीचे देखेंगे तो नीचे जो पानी होगा ना वो एक धारा में फिर बटेगा। क्यों, हमने तो उंगली या लकड़ी लगाकर उसको 2 भागों में बांट दिया। फिर एक क्यों होगा, ये बताता है कि जो कण होता है उनके बीच में आकर्षण बल होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, यानी ठोस के कण एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, इसलिए ठोस ठोस होता है। जैसे लकड़ी ठोस क्यों होता है, सोना ठोस क्यों होता है, तो उसके कण बहुत पास 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 जलेबी की तरह पास पास होते हैं। और द्रव्य जो होता है जैसे तेल हुआ, दूध हुआ और अन्य चीज़ें हो गए, पानी हो गया, वो गीला क्यों होता है, क्योंकि उसके कण ना तो बहुत पास होते हैं ना तो बहुत दूर होते हैं। और गैसीला क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए गैस अब वैसा होता है, ठीक है। ये पदार्थों के 3 गुण होते हैं। ठोस अवस्था का एक उदाहरण लिखिए, लकड़ी, बर्फ और धातु। ठोस अवस्था का एक उदाहरण लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, कोई धातु हो गया जैसे लोहा, सोना, चांदी हो गया। द्रव अवस्था का एक उदाहरण लिखिए, द्रव अवस्था का एक उदाहरण है पानी, दूध और तेल, ये द्रव अवस्था का एक उदाहरण है। गैसीय अवस्था के उदाहरण लिखिए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हवा हो गया, ये गैसीय अवस्था का एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा।
किस अवस्था को निश्चित आकार और आयतन होता है, यानी किस अवस्था का निश्चित आकार और आयतन होगा वो होता है ठोस। यानी जो ठोस होगा ना उसका अपना निश्चित आकार होगा। जैसे कोई भी लकड़ी ले लो, कोई लोहा का टुकड़ा ले लो, कोई सोना का टुकड़ा ले लो, कोई पत्थर का टुकड़ा ले लो, उसका आकार निश्चित है, उसका आकार को बदल नहीं सकते। लेकिन पानी का आकार बदल सकते हो। और इसका जो आयतन होगा आयतन भी फिक्स हो, यानी ये जितना जगह घेरेगा वो उतना जगह उधर भी घेरेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लकड़ी है अगर वो गोल है तो कहीं पे जाओगे तो चौड़ा आकार में बर्तन रखोगे तो लकड़ी चौड़ा आकार लेगा, वहाँ पर भी वो गोल ही आकार लेगा। तो उनका आयतन भी निश्चित होता है। कौन सी अवस्था है बर्तन का आकार ग्रहण करती है? द्रव अवस्था है, यानी द्रव ऐसा होता है जो बर्तन का आकार घेर सकती है, ठोस द्रव ठोस नहीं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी जितने भी पदार्थ होता है ना उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे एग्जांपल तौर पर लीजिए, आप एक गिलास लीजिएगा और उस गिलास में क्या कीजिएगा, आप पानी को डाल दीजिएगा, पानी को डाल दीजिएगा, ठीक है, पानी भर दीजिए। अब पानी भरने के बाद क्या है, उसका लेवल को नाप लीजिएगा, किसका, चलो लेवल यहाँ तक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप उसमें जो है चीनी हो गया या शक्कर हो गया, चीनी शक्कर तो क्या हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, दोनों में से जो आपके पास है उसको डालिए, उसको डालिए और उसको मिलाते रहिए, डालिए उसको मिलाते रहिए। एक समय बाद क्या होगा, चीनी और जो नमक होगा दोनों में से जो भी आपने डाला होगा वो घुलना बंद हो जाएगा। जब घुलना बंद हो जाएगा ना उसके बाद पानी का आप लेवल नापो, तो पानी का लेवल यदि पहले इतना था तो अब भी उसका लेवल उतना ही रहेगा, उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। तो सवाल है, जब हमने पानी में नमक या चीनी डाला तो लेवल पहले इतना था, जब नहीं डाला था तो लेवल इतना था, डालने के बाद जब उसी के अंदर घुल गया तो लेवल बढ़ना चाहिए ना, जबकि लेवल नहीं बढ़ा। और चीनी और शक्कर तो दिख रहे, चीनी और नमक तो दिख नहीं रहा है, तो चीनी और नमक गया कहाँ, तो इसके अंदर घुल गया। तो घुला कैसे? क्योंकि जो पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना उसके बीच में खाली स्थान होता है, और जब चीनी नमक डालते हो तो भी छोटे छोटे वो भी कणों में बट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है। अब क्या करते हैं, उन कणों में जाकर बैठ जाते हैं, समा जाते हैं। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ये कहा जाता है कि जितने भी कण होते हैं पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे तेल हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ आदि के विषय। तो 11वां प्रश्न, यदि हम पानी में शक्कर घोलें तो यह कौन सा गुण सिद्ध करता है? यह सिद्ध करता है कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। तो ये सिद्ध करता है कि पदार्थों के कणों के बीच में क्या रिक्त स्थान है, तो भी उसमें घुल गया और हमको लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगरबत्ती की खुशबू कमरे में फैलने का क्या सिद्ध होता है? यानी अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। जैसे मान लो आपका एक कमरा है, यहाँ पर आपने अगरबत्ती जलाया, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है जो कण होते हैं ना वो गतिशील होते हैं। क्योंकि जब अगरबत्ती आपने यहाँ पर जलाया तो उसके जो आसपास जो कण थे वो गति करते इधर चले गए, वो गति करते इधर चले गए, वो कमरे से बाहर चले गए, इसलिए उसकी खुशबू दूर तक आती है। इसी प्रकार बदबू भी होती है, दूर तक आती है, क्योंकि कण गतिशील होते हैं। ठोस में द्रव परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। यानी जब कोई चीज़ ठोस हो, ठोस से द्रव में बने, जैसे बर्फ है, पानी हो गया, तो उसको गलन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। द्रव से गैस को क्या कहते हैं? द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जब कोई द्रव यानी पानी हो वो गैस बने तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप देखो खाना वाना बनाते हो, जब कढ़ाई हो गया, भगोना हो गया, उसमें पानी रहता है तो हीट देखो ना तो वाष्प बनता है, हवा के रूप में ऊपर होता है, गैस के रूप में। या देखो जब नदी तालाब पोखरा होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो वाष्पीकरण होता है और हवा में उड़ जाता है, तो क्या द्रव सीधा गैस में बदलता है, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं संघनन। यानी जब गैस सीधा द्रव में बने, जैसे ये देखिए ये गढ़ी पोखरा है, तालाब है, सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, जो द्रव होगा वो पहले तक गैस में बनेगा, गैस बन के वाष्प बन के आसमान में चलेगा। और जैसे आसमान में जाता है ना तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब ऊपर जाता है, जो यह हवा होता है, गर्म हवा जो ऊपर उठती है, देखो जब गर्म हवा होती है ना हमेशा ऊपर उठते हैं, जब ऊपर उठेंगे तो वहाँ तापमान कम होगा ऊपर जाने पर, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तापमान कम पड़ेगा, तो इनका संघनन होगा। तो ये वाष्प जो रहेगा ना जिसमें पानी की बूंदें रहेंगी, धीरे धीरे ये क्या पानी की बूंदें के रूप में बदलेंगी और वापस से बारिश के रूप में क्या पृथ्वी पर वापस गिर जाती हैं। तो संघनन में क्या होता है, जो गैस होता है वो द्रव में बदलता है, संघनन में गैस द्रव में बदलता है। और संघनन कैसे होगा, जब ठंडा तापमान रहेगा, ठंडा तापमान में ही क्या होता है, गैस द्रव में बदलता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी जब कोई चीज़ द्रव है, द्रव से ठोस में बदलता है, जैसे पानी है, दूध हो गया,
को घी हो गया, कुछ हो गया, जब वो द्रव होता है वो सीधा ठोस में बदल जाए उसको जमाव बोलते हैं, उसको जमाव बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। पानी का गलनांक क्या होता है? पानी का गलनांक मतलब पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर गलना स्टार्ट करेगा। यानी जैसे कि पानी अगर -5 डिग्री सेल्सियस में तो बर्फ जम जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तो भी बर्फ में रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक वो बर्फ रहेगा। लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, वो क्या होगा, वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 0 डिग्री से ऊपर के तापमान पर पानी हमेशा द्रव के रूप में ही रहेगा, उसका गलनांक पॉइंट है, यानी मेल्टिंग पॉइंट है। अब आ रहा पानी का स्फुटनांक क्या है? स्फुटनांक यानी इसको स्फुटनांक की जगह कथनांक कर दो। कथनांक क्या यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होगा। तो पानी को गर्म होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। आप भगोना लो, उसमें पानी डाल दो, उसको गर्म करो। जब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान नहीं मिलेगा तब तक पानी क्या गर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वाष्पीकरण किस स्थान से होता है? द्रव की सतह से। वाष्पीकरण किस स्थान से होता है? द्रव की सतह से होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे ऐसे 20 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।